नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग तुगलक वंश देखेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। उसने तुगलक वंश की स्थापना की। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी तथा पिता एक करौना तुर्क था जो बलबंद का दास था। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिकुल गाजी के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। गयासुद्दीन तुगलक के समय में लगान किसानों से पहले की तरह पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग वसूल किया जाने लगा। आवश्यकता अनुसार अकाल की स्थिति में भूमि कर को माफ़ किया गया। राजस्व वसूली में सरकारी कर्मचारियों को हिस्सा न देकर मुक्त जागीरें दी गईं। गयासुद्दीन तुगलक के समय नस्ल व बटाई की प्रथा प्रचलन में रही। अलाउद्दीन के समय की कठोर दंड व्यवस्था समाप्त कर दी गई, परंतु कर न दे पाने वालों, सरकारी धन की बेईमानी करने वालों और चोरों को कठोर दंड दिए गए। बर्नी के अनुसार तुगलक शाह के न्याय से भेड़िए को भी इस बात का साहस नहीं होता था कि वह किसी भेड़ की ओर देखे। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवाने अमीर ए कोही की स्थापना की। इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। मोहम्मद तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना। इब्न बतूता के अनुसार सुल्तान को दिल्ली के नागरिक असम्मानपूर्ण पत्र लिखते थे, इसलिए उन्हें दंड देने के लिए उसने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाने का निर्णय लिया। डॉक्टर के निज़ामी के अनुसार सुल्तान कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था। मोहम्मद तुगलक ने दौलताबाद देवगिरी को कुवतुल इस्लाम भी कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने सिक्कों पर अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, सुल्तान ईश्वर की छाया है, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है आदि वाक्य अंकित करवाया। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई। बर्नी मोहम्मद तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। दोआब में कर की वृद्धि, देवगिरी को राजधानी बनाना, सांकेतिक मुद्रा जारी करना, खुरासान का आक्रमण और कराचिल की ओर अभियान। इब्न बतूता 1333 से 1347 मोरक्को मूल का अफ्रीकी यात्री था। यह मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल 1325 से 51 में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। बाद में 1342 ईस्वी में उसे सुल्तान का राजदूत बनाकर चीन भेजा गया। इब्न बतूता ने किताबुल रेहला नामक अपनी पुस्तक में अपनी यात्रा का विवरण प्रस्तुत किया है। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण हमें इब्न बतूता के यात्रा वृत्तांत से प्राप्त होता है। दिल्ली के सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो हिंदुओं के त्योहारों, मुख्यतया होली में भाग लेता था। उसने गैर तुर्कों और भारतीय मुसलमानों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया था, जिसके कारण बर्नी ने उसकी कटु आलोचना की और ऐसे व्यक्तियों को छिछोरा, माली, जुलाहा, नाई, रसोइया आदि कहा। 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हो गई। उसके निधन पर बदायूनी ने लिखा है, सुल्तान को उसकी प्रजा और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर, रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य
के गुण और योग्यता की पूरी जांच पड़ताल के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेरोजगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया। फिरोज शाह तुगलक संतों और धार्मिक व्यक्तियों को जागीर एवं संपत्ति दान करता था। उसने एक विभाग दीवाने खैरात स्थापित किया था जो गरीब मुसलमानों, अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था और निर्धन मुसलमान लड़कियों के विवाह की व्यवस्था करता था। राज्य के खर्च पर हज की यात्रा करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दारुल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना की और उसने कुशल हकीम रखे। फिरोज शाह तुगलक को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगान का गठन किया गया था। सल्तनत काल में सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने ही लोक निर्माण की व्यवस्था की थी। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण कराया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोज़ाबाद प्रमुख थे। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराएँ, 200 नगर और 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नानगृह, 10 स्तंभ और 150 पुलों का निर्माण करवाया था। अपने बंगाल अभियान के दौरान उसने एकदला का नया नाम आज़ादपुर रखा तथा पंडुआ का नया नाम फिरोज़ाबाद रखा। उसके राज्य का मुख्य वास्तुकार आर्किटेक्ट मलिक गाजी सहना था। प्रत्येक भवन की योजना को उसके व्यय अनुमान के साथ दीवानी विजारत के सम्मुख रखा जाता था तथा तभी उस पर धन स्वीकार किया जा सकता था। फिरोज तुगलक का शासनकाल भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के कारण प्रसिद्ध था। सिंचाई की सुविधा के लिए उसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया। प्रथम नहर 150 मील लंबी थी जो यमुना नदी का पानी हिसार तक ले जाती थी। दूसरी 96 मील लंबी थी जो सतलज से घाघरा तक जाती थी। तीसरी सिरमौर की पहाड़ियों से निकलकर हांसी तक जाती थी। चौथी घाघरा से फिरोज़ाबाद तक थी। पाँचवीं यमुना नदी से फिरोज़ाबाद तक थी। फिरोज तुगलक ने सिंचाई और यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं भी खुदवाए। फरिश्ता के अनुसार फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न स्थानों पर 50 बांधों और 30 झीलों अथवा जल को संग्रह करने के लिए तालाबों का निर्माण करवाया। फिरोज तुगलक उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात हक़ सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। उन किसानों को जो सिंचाई के लिए शाही नहरों का पानी प्रयोग में लाते थे, अपनी पैदावार का 1/10 भाग सरकार को देना पड़ता था। फिरोज तुगलक द्वारा ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया गया। उल्लेखनीय है कि उस समय तक ब्राह्मण इस कर से मुक्त रखे गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए फलों के बाग लगवाए। उसने अपने बागों में फलों की गुणवत्ता सुधारने के भी उपाय किए थे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा, अब अम्बाला जिले में से दिल्ली लाया गया। टोपरा वाले स्तंभ को महल तथा फिरोज़ाबाद की मस्जिद के निकट पुनः स्थापित करवाया गया। मेरठ वाले स्तंभ को दिल्ली के वर्तमान बाड़ा हिंदू राव अस्पताल के निकट एक टीले कसके शिकार या आखेट स्थान के पास पुनः स्थापित करवाया गया। दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी कि उससे हिंदू एवं मुस्लिम दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके। उसने कुछ संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद कराया। नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसके शासनकाल में ख्वाजा जहां ने जौनपुर के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। पंजाब का सूबेदार खिज़्र खां स्वतंत्र होकर दिल्ली को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करने लगा। फिरोज के एक अन्य पुत्र नुसरत शाह ने नासिरुद्दीन को चुनौती दी। फलस्वरूप तुगलक वंश 2 भागों में विभाजित हो गया और दोनों शासकों ने एक ही साथ दिल्ली के छोटे से राज्य पर शासन किया। नासिरुद्दीन दिल्ली में रहा और नुसरत शाह फिरोज़ाबाद में।
नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान मंगोल सेनानायक तैमूर ने भारत पर आक्रमण 1398 में किया। यह कथन इसी शासक के लिए प्रचलित था। शहंशाह की सल्तनत दिल्ली से पालम तक फैली हुई है। तैमूर के आक्रमण 1398 ने दिल्ली सल्तनत एवं तुगलक वंश दोनों को ही नष्ट कर दिया। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे खिज़र खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर नए वंश सैयद वंश की नींव डाली।